सो हेलो गाइज़, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइज़, आज हम स्टेनोग्राफर सर्विस कैडर जो है ईपीएफओ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में आपने पर्सनल असिस्टेंट यूपीएससी के थ्रू वैकेंसी देखी थी 2024 की। इसके जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट रूल्स हैं स्टेनोग्राफर से लेकर एक पीपीएस बनने तक की, आज इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि कैसे आपका प्रमोशन होगा, सिर्फ स्टेनो का है ये वीडियो, और कैसे आप एक पीपीएस तक जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में एक स्टेनोग्राफर 2023 की जो फाइनल मेरिट है, फाइनल लिस्ट है, वो पब्लिश हो गई है। वो भी दूसरा पीए का भी भर्ती चालू है, वो होगी। इसके बाद आपका पीएस पीपीएस कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि पीपीएस जो है इसका लास्ट अभी तक का जो है वो कैडर है जहाँ तक आप जा सकते हैं, 66 ग्रेड पे है उसका। प्रमोशन एस्पेक्ट से बात करूँ तो बहुत अच्छा है। ईपीएफओ का जो प्रमोशन क्राइटेरिया है बहुत अच्छा है, और जो सर्विस है, जो एलिजिबल सर्विस है नेक्स्ट ग्रेड में जाने की, वो भी बाकी डिपार्टमेंट से कम है। अभी कम है, आगे क्या हो नहीं पता, क्योंकि डीओपीटी हो, DSSB हो, सीबीआईसी हो, सीबीडीटी हो, सभी ने अपने स्टेनो से पीए बनने का जो क्राइटेरिया था वो 10 साल का कर दिया है। उसमें एनएफएफजी का जो एक क्राइटेरिया है 5 साल का 4200 वाला, वो ऐड कर दिया है। तो आप ये मान के चलिए सब जगह 10 है, बट अभी फ़िलहाल इसमें 5 ही है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, पर्सनल असिस्टेंट की जो कैडर स्ट्रक्चर है, हो सकता है चल रहा हो, मैंने साइट से ये लिया है, अभी फ़िलहाल अप टू डेट में इसे मानता हूँ। तो देखिए, इसमें 2 तरीके हैं। 50% आपका जो सिलेक्शन होगा पीए में, स्टेनो बनने के बाद आप पीए कैसे बनेंगे पहला हम ये जानते हैं। तो 50% आपका डिपार्टमेंटल है, 50% आपका प्रमोशन से है। डिपार्टमेंटल यानी कि एग्जामिनेशन के थ्रू, प्रमोशन यानी कि डायरेक्ट आप जब एलिजिबल हो जाएंगे सर्विस, आपका जो भी सीनियरिटी लिस्ट होगी और वैकेंसी के हिसाब से आपको प्रमोट कर दिया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, एसीआरस वगैरह होती है, उसकी एग्जामिनेशन होती है, और जो क्राइटेरिया मिनिमम रखा जाएगा, अगर स्किल टेस्ट है तो वो भी कराया जाएगा। बात करते हैं, देखिए इसका एक क्राइटेरिया है जो आपका 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा, वो एसएससी यहाँ पर लिखा है, लेकिन यूपीएससी अब करा रही है। आप इसका एडवर्टीजमेंट 2024 में देख चुके हैं। तो यूपीएससी से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पान जो है पीए का 50% इसमें क्राइटेरिया है, 2 साल का प्रोबेशन है, और आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ऑलरेडी पता है, ग्रेजुएशन प्लस 120 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड। अच्छा, यूपीएससी की जो तैयारी कराते हैं उन लोगों ने भी ये वीडियो डाली है, और उन्हें हलवा लगता है शॉर्ट हैंड, वो भी 120। तो चलिए वो बात की बात है, उस पर बात नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ आपका दूसरा है 50% जो है वो आपका डिपार्टमेंटल होगा। अब डिपार्टमेंटल कैसे होगा, देखिए उसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा है 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस। ठीक है, 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस आपकी होनी चाहिए, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। क्राइटेरिया आपको वही है कि 120 वर्ड पर मिनट की प्लस रिटन। जो डिपार्टमेंटल का रिटन है वो नॉर्मल डायरेक्ट रिटन से थोड़ा सा अलग होता है, उसमें रूल्स प्रोसीजर्स के बारे में पूछा जाता है, कुछ में बुक्स अलाउ होती है, कुछ में नहीं होती। चलिए, ये तो रही आपकी जो है स्टेनोग्राफर से पीए बनने की बात। अब हम बात करते हैं कि पीए बनने के बाद आप इस पीएस कैसे बनेंगे, यानी प्राइवेट सेक्रेटरी कैसे बनेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक खास बात आपको ये बता दूं छोटी सी, कि जो वैकेंसी है, ठीक है, पीएस लेवल पे, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है। 208 कैडर स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रेंथ है, और ये अच्छी खासी वैकेंसी होती है। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 8 है, यानी कि आपको 4800 ग्रेड पे दिया जाएगा, 47,600, और इसके 4 साल के बाद आप डीम्ड 5400 बन जाते हैं, जिसे एनएफएफजी कहते हैं, लेवल 10 का। ठीक है, इसे नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड कहते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। तो देखिए, प्राइवेट सेक्रेटरी का जो सिलेक्शन है ये भी आपका 2 तरीके से है। ठीक है, या तो आप प्रमोशन लेके जाएं, या फिर आप इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दें। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज़ सीधी सी है कि प्रमोशन कैसे होगा। पर्सनल असिस्टेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल 7 मैट्रिक्स विद 2 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। देखिए, ये
सिंपल सा आपको लग रहा है कि 2 साल की सर्विस आप कर लेते हैं तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें जो प्रमोशन है पीएस लेवल पर वो कैसे होता है। एक यूपीएससी में एसओ और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की पोस्ट से निकलती हैं। तो यूपीएससी के थ्रू एसओ और स्टेनो ग्रेड 1 इनकी वैकेंसी निकलती है और तकरीबन ये अक्टूबर नवंबर के आसपास होते हैं, जिसमें आपका CSSS कैडर, स्टेनो का रेलवे और AFHQ जो आप एसएससी के थ्रू जाते हैं ग्रेड सी में, तो इन सभी डिपार्टमेंट का जो 4800 ग्रेड का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। आप चाहे तो वेबसाइट पे यूपीएससी की जाके देख सकते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह ये सब डाले गए हैं। इवन कि आपको स्टेनो की डिक्टेशन भी मिल जाएगी वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये जो आपका क्राइटेरिया है प्रमोशन का वो है कि आपका यूपीएससी कंडक्ट कराएगा प्रॉपर एग्जामिनेशन प्लस शॉर्ट हैंड आपकी वही 120 और आपका एग्जामिनेशन होगा। शॉर्ट हैंड का आप एडवर्टीजमेंट में जाएंगे तो शायद उसमें एडवर्टीजमेंट में शॉर्ट हैंड का मेंशन नहीं है, तो हो सकता है अगर आप पीए हैं तो ऑलरेडी आप 120 हैं तो आपका सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराया जाता हो, ठीक है। तो ये आपका सीधा सा है कि आप अगर पीए से पीएस बनते हैं तो आपको 2 साल की एलिजिबल सर्विस, लेकिन वहाँ पर 3 साल है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए ये बहुत अच्छा एक, मैं कहूँगा कि प्रमोशन का एस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त है ईपीएफओ में स्पेसिफिकली, कि आपको सिर्फ 3 साल की एलिजिबल सर्विस, यहाँ पर 2 है बट 3 है, आप उसके एडवर्टीजमेंट जाएंगे तो सिर्फ 3 साल की एलिजिबल सर्विस से आप पीए से पीएस बन सकते हैं। और अगर कैडर के मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो 205 अच्छी खासी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपका जो प्रमोशन है, सिंपल सा यही है। चलिए इसके बाद आपका जो है पीएस टू पीपीएस आप कैसे बनेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप यंग एज में इसमें सिलेक्ट होते हैं एज ए पीए डायरेक्ट तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीपीएस आपको कई साल आप पीपीएस रह सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम पीएस से पीपीएस कैसे बनते हैं, कितने साल लगते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पीएस तक तो ठीक ठाक था। अब जब आप पीपीएस पे आते हैं तो पीपीएस में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, 2017 का ये, इसे भी आप लेटेस्ट मान सकते हैं, कि यहाँ पर जो कैडर की स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। कहाँ 200 प्लस और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 16। तो 16th आपकी पीपीएस की कैडर स्ट्रेंथ है, ये अपने आप में बहुत कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पीए बनते हैं और 3 साल में आप पीएस या 4 साल में 5 साल में पीएस बन जाते हैं तो अगले जो इसकी एलिजिबल सर्विस है 6 इयर्स की उसके बाद आप पीपीएस बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 16 ही वैकेंसी है और 208 में अगर 16 को कंपेयर करें तो जो सीनियरिटी में लास्ट होगा तो उसको बनने में करीबन 10 से 12 साल एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ईपीएफओ का पीपीएस के कैडर स्ट्रेंथ को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, स्मूथ हैं, बढ़िया हैं, ठीक है। तो पीपीएस में 16 स्ट्रेंथ है, लेवल आपका 11 है 6600 ग्रेड पे का। इसका जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो भी सिंपल सा यही है कि आपको 6 साल की एलिजिबल सर्विस कंप्लीट करनी है एज ए पीए इन ईपीएफओ, तो आप इस पीपीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें भी यूपीएससी का कंसल्टेशन जरूरी है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, स्टेनो के कैडर में जब आप पीएस से पीपीएस बनते हैं, जहां पर एग्जामिनेशन नहीं होता, वहां पर चाहे डीओपीटी हो मैक्सिमम मतलब चाहे डीओपीटी हो या DSSS हो या फिर आपका ईपीएफओ हो, ये यूपीएससी से कंसल्ट ज़रूर लेता है, ठीक है। पीपीएस की लिस्ट बनाने से पहले हो सकता है डीओपीटी में ना हो ऐसा, लेकिन DSSS और ईपीएफओ में 100% है। तो वही है, कंसल्टेशन होगा, ये कुछ नहीं होता एक्चुअली, ये नाम भेजते हैं, वहाँ से एक अप्रूवल आती है, बस इतना सा ही काम होता है। तो आप पीपीएस बनने के लिए आपके पास जो मिनिमम सर्विस है पीएस में वो 6 साल की होनी ज़रूरी है। सो गाइज़, ये आपका स्टेनो से पीपीएस बनने तक का सफ़र, यानी कि उसके रिक्रूटमेंट रूल्स थे ईपीएफओ में, जिसका एग्ज़ाम आप आने वाले टाइम में देंगे या हो सकता है आप सिलेक्ट हों या फिर देने वाले हों। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।